जीरो एफआईआर। कोई बता सकता है क्या है जीरो एफआईआर? एफआईआर तो आपने बहुत सुना होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पर जीरो एफआईआर क्या है? कोई भी? व्हाट इज जीरो एफआईआर? और हम अभी इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कुछ भी बताइए, अपनी समझ से बताइए। कुछ तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना, वर्ड से देख के, लिख के, जो भी लिखा हुआ है उसका। सर ये समझ में आया कि कहीं एफआईआर दर्ज ना हो। तो एफआईआर दर्ज ना हो तो जीरो एफआईआर क्यों बोलेगा उसको? दर्ज ही नहीं हुई ना। एक कॉपी सर, क्या? एक कॉपी पुलिस के पास होती है जो एफआईआर में, और एक जब करवाना। वो तो आपको नॉर्मल में भी जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो आपको कॉपी देनी पड़ेगी, फिर जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? किसी भी हाल में आपको कॉपी देनी पड़ेगी। एफआईआर कॉपी तो पुलिस को देना मतलब बनता है। अगर आपका कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है तो एफआईआर कॉपी आपको पुलिस देती है। हाँ, क्या है जीरो एफआईआर और हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? न्यूज वगैरह आप लोग पढ़ते नहीं है क्या? सुना था कि मतलब कुछ मंचलेस होते हैं उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है ये किसी के खिलाफ हो सकता है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ जीरो एफआईआर क्यों है और हम इसकी चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। अभी अभी चंद्रचूड़ साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि मणिपुर के केस में कई सारे जीरो एफआईआर लॉन्च हुए हैं, तो सरकार कर क्या रही थी? जीरो एफआईआर नॉलेज में कब आया, कह सकते हैं इसका जन्म कब हुआ, खासकर जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ था दिल्ली में। एक बहुत ही विभत्स घटना हुई जिसको हम निर्भया गैंग रेप केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहां से ये जीरो एफआईआर का जन्म हुआ। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा, आप इसको एक उदाहरण के समय समझ सकते हैं। सपोज मैं जो रहने वाला हूं वो साकेत का रहने वाला हूं, जो कि आपके इस लोकेशन से 30 किलोमीटर है। दिल्ली में एक जगह है ये, अगर हम कहें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है या नॉर्थ दिल्ली है, और मैं जो रहता हूँ वो साउथ दिल्ली में रहता हूँ। अब मैं यहां से निकला और मेरा मोबाइल कोई चोरी कर लिया, कहां पे? जीटीबी नगर में। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मोबाइल चोरी हो गई है। और मैं जब साकेत मेट्रो उतरा तो मेरी मोबाइल को मतलब मैंने पॉकेट चेक किया, मैंने मोबाइल निकाला यूज करने के लिए, तो मुझे लगा यार मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, ये तो चोरी हो गई। तो उसके बाद जो है मैं वहां साकेत के पुलिस स्टेशन में गया और मैंने कहा कि यार मेरी एफआईआर लिखो पुलिस को कि मेरी मोबाइल चोरी हो गई है, ताकि अगर कुछ उसका गलत इस्तेमाल हो तो वो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको एफआईआर रिपोर्ट लिखा दी है, या तो आप मुझे मोबाइल ढूंढ के दीजिए, जैसे भी हो। मैं एक एफआईआर लेके कुल मिला के पुलिस के पास पहुंचा। ठीक है, अब पुलिस मुझे क्या करेगी, कहेगी, जनरली क्या कहेगी कि आपका तो घटना जीटीबी नगर में हुआ था सर, आप यहाँ क्यों आए एफआईआर के लिए? ठीक है, अब मैं उसको बोलूंगा यार मुझे पता तो साकेत में चला, तो पुलिस मुझे कहेगी जीटीबी नगर जाओ। जब तक मैं जीटीबी नगर जाऊंगा तो जीटीबी नगर वाले, आप श्योर हैं कि जीटीबी नगर में? हो सकता है विश्वविद्यालय में घींचा, आपको तो पता ही नहीं चला। ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं? तो अब मेरा मोबाइल जो है वो जीटीबी नगर से लेके साकेत में किसी जगह पे खींचा गया होगा, तो सब जगह मैं जाऊंगा एक एक करके कि भाई कोई तो एफआईआर लिख लो, कहीं तो खींचा गया होगा या कहीं तो लिया गया होगा मुझसे। तो ऐसे केस में जो है यही सेम केस, ये तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई जो कि एक मजाक था, लेकिन यही सेम केस निर्भया के साथ हुआ था, क्योंकि वो एक मूविंग बस के में हुआ, बस में उनका रेप हुआ था। तो जब उनके साथ ये एफआईआर की घटना करने के लिए गया तो पुलिस स्टेशन ने कहा कि चूंकि ये मूविंग बस में है तो ये हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है, और उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। तो उसके बाद यही कोर्ट का निर्णय आया था। उसके पहले भी ये चीजें था, लेकिन उसके बाद ये चीजें लाइमलाइट में आने लग गई और फिर ये कहा गया कि पुलिस को जीरो एफआईआर लिखना पड़ेगा किसी भी केस में हो। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं साकेत गया था तो मैं खुद एक तरह से कहिए कि मैं विक्टिम हूं। आप मुझे और प्रताड़ित नहीं कर सकते ना कि भाई यहां चले जाओ, यहां चले जाओ और यहां एफआईआर लिखवा लो। ये आपका काम है, आपको पुलिस, आपको सरकार इसके लिए तनख्वाह देती है। तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे आपको लगता है कि मेरी मोबाइल जो है वो जीटीबी नगर में चोरी हुई थी और आप इसके लिए नहीं कुछ कर सकते, तो आप क्या करिए, पुलिस स्टेशन साकेत में एफआईआर लिखिए और ट्रांसफर कर दीजिए जीटीबी नगर को या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ये आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान काम है। लेकिन क्योंकि मैं विक्टिम हूं तो मेरे लिए, मैं ऐसे ही ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजर रहा हूं, तो मैं कहां कहां थाना थाना दौड़ूंगा। तो इसी को कहते हैं जीरो एफआईआर। अब हम आज के संदर्भ में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में कई जगह जीरो एफआईआर जो है दर्ज किया गया है।
क्योंकि घटना का कोई कार्य क्षेत्र नहीं हो रहा है, या कई जगह पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे रही है या जीरो एफआईआर के तौर पे लिख रही है। कई बार जीरो एफआईआर में ये भी होता है कि एक्चुअल अभियुक्त का नाम नहीं पता है। आप सबने वो विभत्स वीडियो देखा होगा जिसमें जो लड़की का वो है अपने आप में एक्सप्लेन है, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा उस चीज को, लेकिन उस केस में भी जो जीरो एफआईआर ही दर्ज हुआ था, वो 4 मई को एफआईआर दर्ज हुआ था। जब तक कि वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, हम सबके संज्ञान में नहीं आया। ये वीडियो एक तरह से ये भी दिखाता है कि सोशल मीडिया कैसे संवेदनशील और काम का हो सकता है। आप इसका लिख भी सकते हैं, कई बार पूछ सकता है कि सोशल मीडिया हमारे जिंदगी में कैसे यूजफुल है, तो वहां पे भी आप इस घटना का जिक्र कर सकते हैं। तो बहरहाल वही है। तो मणिपुर में ये बहुत सारे जीरो एफआईआर है और जीरो एफआईआर का मीनिंग यही है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना तब दर्ज किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत मिलती है। संज्ञेय अपराध क्या है? याद रखिए, मैंने कहानी सिर्फ चोरी वाली सुनाई थी, लेकिन वो एक बस आपको समझाने के लिए था। ये सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय अपराध में, मोबाइल चोरी संज्ञेय अपराध नहीं है। रेप या इस तरह कोई विभत्स घटना, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जिसमें कि पुलिस अभियुक्त को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। या ऐसे ऑफेंस जिसमें कि 7 साल से ज्यादा की सजा होगी, ठीक है, यानी कि जो है, तो आप इसको इस तरह से समझिए कि ऐसे ऑफेंस जो कि थोड़ी से कह सकते हैं कि नेचर में हीनस हो, क्राइम जो है वो बड़ा हो, तो ऐसे किसी भी केस में पुलिस क्षेत्राधिकार के प्रवाह किए बिना अपना एफआईआर लिखेगी, तो इसी को हम कहते हैं जीरो एफआईआर। इस स्तर पर कोई नियमित एफआईआर नंबर निर्दिष्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया? को भी नहीं पता कि किसकी जगह का ये है। कई बार आप कुछ ऑफिशियल लेटर रिलीज करते हैं, उसमें रेफरेंस नंबर नहीं लिखते हैं क्योंकि वो जनरल लेटर होता है। तो वही चीज है, जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद रेवेन्यू पुलिस स्टेशन नई एफआईआर दर्ज करता है और जांच शुरू करता है। यानी कि जब जीरो एफआईआर एक पुलिस स्टेशन निकलता है, तो बाद में उसको एक स्पेशल ब्रांच रेवेन्यू पुलिस स्टेशन के पास भेजी जाती है और जांच शुरू होता है ये वाकई किस थाने का मुद्दा है, फिर वहां ट्रांसफर होगा। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को, बगैर एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन गए जल्दी और आसानी से शिकायत दर्ज करने में सहायता करना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई, वो सिंपल थी, बट ये जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्राइम में होता है जो कि विभत्स क्राइम है, उस केस में होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि शिकायत दर्ज करने में देरी करने और सबूत गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो ये 2-3 कारण है। इन्हें संबंधित पुलिस स्टेशनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां अपराध हुआ या जहां उचित जांच जानी है। तो वही मैंने आपको समझाया कि ये पुलिस आसानी से कर सकती है ना, पुलिस के पास तो पावर है कि भाई जहां भी हुई थी आप जांच कर लीजिए, किस केस में हुआ था, आप सीसीटीवी जांच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल कहाँ छीना गया था, कि जीटीबी में हुआ था, विश्वविद्यालय में हुआ था, और आप संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दर्ज करा दीजिए। इंस्टीड कि आप अगर किसी विक्टिम को आप अगर थाने थाने घुमा रहे हैं तो वो तो गलत है ना। तो यही कहीं ना कहीं जीरो एफआईआर है। और मणिपुर में जीरो एफआईआर के दर्ज होने के 2 रीजंस है। एक तो पुलिस, कई बार पुलिस जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारे थाना क्षेत्र में, ये भी होता है, तो वो भी एक रीजन है। मणिपुर में सिर्फ और सिर्फ यही रीजन नहीं कि वो उस क्षेत्र का नहीं है, मणिपुर में दूसरा रीजन भी दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है कि वहां की लड़ाई जो है एक ट्राइबल लड़ाई है, और कई बार पुलिस भी जो है किसी खास ट्राइब के साथ दिखाई देते हैं, जो हमने मसई और कुकी का कहानी आपको बताया था। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप समझना चाहें कानूनी आधार क्या है, जीरो एफआईआर जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के बाद प्रस्तुत की गई थी, जिसे वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार के मामले के बाद स्थापित किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि निर्भया केस में हुआ था और क्यों हुआ था वो आप सब जानते हैं, आप सबको उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं कि निर्भया केस के साथ क्या हुआ था, और जो एक मूविंग बस में गैंगरेप हुआ था, इस वजह से ये कहानी आई थी। जीरो एफआईआर का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा भी समर्थित है। उदाहरण के लिए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब सूचना किसी संज्ञेय अपराध से घटित होने का खुलासा करती है, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यानी कि पुलिस जो है वो क्षेत्राधिकार का हवाला देके या कोई एक्सक्यूज देके एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। पुलिस को हर हाल में एफआईआर दर्ज करना है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं किया तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं, और पुलिस पे जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस इस केस में पुलिस को सस्पेंड भी किया जा सकता है, या उसकी नौकरी भी जा सकती है अगर उसने जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया।
सतविंदर कौर बनाम दिल्ली राज्य में भी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है एक महिला को घटना के स्थल के अलावा किसी भी स्थान से अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि जस्टिस वर्मा समिति को ने भी जो है निर्भया गैंगरेप के बाद ये रिपोर्ट बना के सरकार को दी थी, और कई सारे जो निर्णय है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का निर्णय है उसमें भी समय समय पर कहा गया है कि पुलिस को किसी भी हाल में 0 एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर है क्या? किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तैयार किया गया लिखित दस्तावेज होता है। यह जांच प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम है। यह पुलिस द्वारा जांच तथा आगे कार्रवाई की गति को प्रदान करता है। सीआरपीसी धारा 154(1) पुलिस को संज्ञेय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देती है। एफआईआर दर्ज ना करना, न्यायाधीश जेएस वर्मा सिफारिश के आधार पर आईपीसी धारा 166(a) जोड़ी गई। ठीक है, संज्ञेय अपराध के संबंधित दर्ज करने में विफल होने पर सेवकों के लिए यह दंड प्रावधान करता है। सजा में 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना तक शामिल है। यानी कि जस्टिस वर्मा समिति ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपको एफआईआर दर्ज करना है, एक नई धारा भी जोड़ी है आईपीसी में। ठीक है, और ये कहा है कि अगर किसी पुलिस ने या किसी जिम्मेदार अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया तो उस पर जुर्माना भी होगा और 2 साल का कैद भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक था। इसमें थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध एक अधिकारी न्यायालय के वारंट के मांग के बिना किसी संज्ञेय ज्ञान ले सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। आप कई सारे मूवी में देखते होंगे, वारंट है, गिरफ्तार करने आए हो, ये पूछा जाता है। पुलिस कहती है कि नहीं, मेरे पास अधिकार है, हम तुमको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं अगर तुमने रेप किया है, कुछ ऐसा किया है। तो वही चीज है कि संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञान ले सकती है। यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है और उस व्यक्ति अपराध किया है तो संतुष्ट है तो कुछ निश्चित आधारों पर गिरफ्तारी आवश्यक है। क्योंकि पुलिस का काम गिरफ्तारी करना ही सिर्फ नहीं है, अपराध होने के बाद अपराध रोकना भी है। तो अगर पुलिस को ऐसा शक है कि ये व्यक्ति कुछ और भी कर सकता है या इसने किया होगा तो इससे खतरा है समाज को, तो पुलिस बिल्कुल कर सकती है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अधिकारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुष्टि करनी होगी। एक चीज और भी है, ज्यादातर जो संज्ञेय अपराध है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास एक ऐसा अपराध आपको पता है बेलेबल, जिसमें कि पुलिस ही बेल दे देगा। ठीक है, और दूसरा वाला ज्यादातर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ज्यादातर जो हीनस क्राइम होगा, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर जो मैक्सिमम संज्ञेय अपराध है वो नॉन बेलेबल है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। 177 में विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध वो है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है। संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं। गैर संज्ञेय, ठीक है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पुलिस जबरदस्ती अपना धौंस नहीं दिखा सकती है कि दरोगा से तुम बात कर रहे हो, वो तुम होगे दरोगा, लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा अपराध नहीं किया या मामूली अपराध है तो तुम्हें हमें गिरफ्तारी वारंट दिखानी पड़ेगी, वारंट तुम्हें इशू करानी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज था। ठीक है,